हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शेल मोल्डिंग देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं शेल मोल्डिंग। इसे हम शेल मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। ये भी एक्सपेंडेबल मोल्ड्स के अंतर्गत आता है। शेल मोल्डिंग में सबसे पहले हम लोग शेल प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं शेल कैसे प्रिपेयर होता है। सबसे पहले हम लोग का पहला स्टेप होता है, सबसे पहले हम लोग सेल प्रिपेयर करते हैं। सेल इज प्रिपेयर्ड cell is prepared using mixture of three things। सबसे पहला होता है हमारा सैंड। सैंड में मैं अभी बताऊंगा कौन सा सैंड लेते हैं हम लोग, सिलिका सैंड लेते हैं या जिरकोनिया सैंड लेते हैं। सैंड प्लस रेजिन प्लस एडिटिव्स। सबसे पहले इन तीनों को मिलाकर के हम लोग एक शेल प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये सैंड कौन कौन सा सैंड हो सकता है। तो ये नॉर्मली एक सैंड नहीं होता है, मिक्सचर ऑफ सैंड होता है, जिसमें कि हम लोग सैंड में अगर हम बात करें तो दो सैंड लेते हैं हम लोग। पहला हमारा सिलिका सैंड होता है। ये हमारे मेटल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस मेटल की कास्टिंग हम लोग बना रहे हैं। सिलिका सैंड, नॉर्मली सिलिका सैंड हमारा व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कलर, सिलिका सैंड का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। सिलिका सैंड, इसे हम लोग रिवर सैंड भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा जो सैंड होता है उसे हम लोग जिरकॉन सैंड बोलते हैं। जिरकॉन सैंड, ये नॉर्मली ब्राउन कलर का होता है। इसका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। तो सैंड में मिक्सचर ऑफ सैंड ले लिया हम लोगों ने, सिलिका सैंड और जिरकॉन सैंड। उसके बाद अगर मैं रेजिन की बात करूं तो बेसिकली रेजिन का इस्तेमाल हम लोग बाइंड करने के लिए करते हैं अपने सैंड को और एडिटिव्स को। रेजिन का जो मेन फंक्शन है वो सैंड को और एडिटिव्स को बॉन्ड बनाने का है, मतलब बांध करके रखने का है। तो रेजिन में नॉर्मली हम लोग थर्मोसेटिंग रेजिन यूज करते हैं। थर्मोसेटिंग रेजिन, और इसमें हमारा फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड आ जाता है। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, इसे हम लोग लेते हैं। अब एडिटिव्स की बात करें तो एडिटिव्स का मेन फंक्शन क्या होता है। एडिटिव्स हमारा गुड सरफेस फिनिश अचीव करने के लिए यूज होता है, यानी टू अचीव गुड सरफेस फिनिश। गुड सरफेस फिनिश, एडिटिव की सहायता अगर हम लेते हैं तो उससे क्रैक्स भी नहीं आते हैं हमारे पर्टिकुलर कास्टिंग में। उसके बाद एडिटिव्स में बेसिकली हम लोग कोल डस्ट और मैग्नीशियम ऑक्साइड को यूज करते हैं। तो ये हो गया कोल डस्ट और MgO2, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि जैसे सिलिका सैंड और जिरकॉन सैंड हमने लिया है तो ग्रेन फाइनेस नंबर कितना होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए सैंड लिया है हमने तो इसमें लगभग जो ग्रेन फाइनेस नंबर होता है GFN, ग्रेन फाइनेस नंबर, तो वो नॉर्मली 80 से लेकर के 150 तक हम लोग लेते हैं। ग्रेन फाइनेस नंबर जो रहता है हमारा सैंड का वो लगभग 80 से लेकर के 150 तक रहता है। अगर ग्रेन्स में अगर हम लोगों ने कोर्स सैंड इस्तेमाल किया है, अगर सैंड की बात करें तो अगर सैंड हम लोगों ने कोर्स अगर इस्तेमाल किया है तो जो कास्टिंग का सरफेस फिनिश आएगा वो भी रफ आएगा। तो अगर हम लोगों ने कोर्स सैंड इस्तेमाल किया है, कोर्स सैंड, तो रफ सरफेस फिनिश आएगी कास्टिंग की। रफ, SF लिख दे रहा हूं, सरफेस फिनिश, रफ सरफेस फिनिश आएगी। और अगर हमने फाइन ग्रेन का इस्तेमाल किया है या फाइन सैंड हमने लिया है तो फाइन सैंड के केस में जो सरफेस फिनिश आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। तो इसको हम लोग लिखते हैं गुड फिनिश, अच्छी फिनिश आएगी, गुड फिनिश। अगर इसमें हम लोग वैल्यू देखें सरफेस रफनेस की तो वो बहुत कम हो जाती है, 3 से 5 माइक्रोमीटर तक लगभग रहती है, 3 से 5
माइक्रोमीटर तक सरफेस फिनिश रहती है। अब इसके बाद जब हमारा शेल प्रिपेयर हो गया इस सैंड, रेजिन और एडिटिव्स को मिला के, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक बॉक्स लेते हैं। हम लोगों ने एक बॉक्स लिया। अब इस बॉक्स में इस पूरे मिक्सचर को हम लोगों ने पुट कर दिया। इस बॉक्स में हमने इस पूरे मिक्सचर को पुट कर दिया। तो ये पूरा जो मिक्सचर है हमारे सैंड का, रेजिन का, एडिटिव्स का, तो लिक्विड रेजिन होता है नॉर्मली, तो इसको हम लोगों ने यहां पे फिल कर दिया। अब फिल कर देने के बाद ये क्या है, इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि इसमें हम लोग ड्राई सैंड भी लेते हैं, तो हम लोग क्ले नहीं इसमें इस्तेमाल करते। देखिए यहाँ पे सैंड, रेजिन, एडिटिव्स, इसमें हम लोगों ने क्ले कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम क्या करते हैं, जब हमारा मिक्सचर यहाँ पे आ गया, शेल को जो प्रिपेयर करने के लिए मिक्सचर हमने बनाया था सैंड, रेजिन और एडिटिव्स, वो जब यहाँ आ गया, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम यहां पे अपने पैटर्न को प्लेस करते हैं। तो मान लीजिए हमारा पैटर्न का शेप ये है, हम अपने पैटर्न को प्लेस करते हैं। नॉर्मली जो पैटर्न हम लोग लेते हैं वो मेटालिक पैटर्न लेते हैं। तो हम लोग जो पैटर्न लेते हैं, पैटर्न ये है हमारा पैटर्न। तो ये कास्ट आयरन का हम लोग चाहे तो ले सकते हैं, हम लोग ब्रास का भी ले सकते हैं, पीतल, हम लोग एल्यूमिनियम का भी ले सकते हैं। पैटर्न को लेकर के सबसे पहले हमें हीट करना है इसको, पैटर्न को 100 से 250 डिग्री सेल्सियस तक। जब ये हीट हो जाएगा हमारा पैटर्न, तो पैटर्न को यहां क्लैंप की सहायता से हम फिक्स कर देते हैं। क्लैंप की सहायता से इस पैटर्न को यहां पे अभी हम लोगों ने फिक्स किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा पैटर्न है। पैटर्न को फिक्स कर दिया है। पैटर्न को हम लोग सबसे पहले हीट करते हैं 100 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक, हम लोग इसको हीट करते हैं। अब हीट करने के बाद जब ये हीट हो गया है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बॉक्स है इसको अपसाइड डाउन हम लोग रोटेट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, हम लोग अपसाइड डाउन रोटेट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं फिगर रोटेट करने के बाद इसका कैसा फिगर दिखाई देता है हमको। अब हम क्या करते हैं कि अपने बॉक्स को अपसाइड डाउन रोटेट कर देते हैं। देन rotate the box upside down, rotate the box upside down। तो अब हमने बॉक्स को क्या किया, हमने रोटेट कर दिया अपसाइड डाउन। तो अब ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। सबसे पहले हमारा जो सैंड था वो नीचे था और पैटर्न हमारा ऊपर था। जैसे ही हमने इसको रिवर्स किया, सारा सैंड क्या हुआ, इस पैटर्न के ऊपर आकर के इकट्ठा हो गया। ये पूरा सैंड है, ठीक है। और ये जो हमारा पैटर्न था कास्ट आयरन का, तो ये हीटेड कंडीशन में था। मैंने बोला था कि इसको हम लोग 100 से लेकर के 250 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे। तो हीट होने के कारण जो भी हमारा मिक्सचर था सैंड का, रेजिन का, एडिटिव्स का, वो आकर के एक लेयर फॉर्म कर लेता है। यहाँ पे वो हमारे पैटर्न के टॉप सरफेस पे एक लेयर फॉर्म कर लेता है। इस लेयर की थिकनेस जो है वो डिपेंड करती है कितनी देर के लिए ये सैंड इसके साथ कांटेक्ट में है, और इस मेटल के टेम्परेचर पे, पैटर्न के टेम्परेचर पे, दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो जो इसकी थिकनेस होगी, थिकनेस ऑफ शेल की जो थिकनेस होगी वो लगभग होगी हमारी 5 to 10 mm। कितनी हो जाएगी, 5 to 10 mm इसकी थिकनेस होगी। और इसकी थिकनेस डिपेंड किस पे करती है, थिकनेस इसकी डिपेंड करती है दो चीजों पे। थिकनेस जो है वो डिपेंड करती है, थिकनेस डिपेंड्स ऑन फर्स्ट कांटेक्ट टाइम किसका, जो हमारा ये मिक्सचर है सैंड का, ये क्या है, ये हमारा मिक्सचर है। मिक्सचर ऑफ सैंड प्लस रेजिन
प्लस एडिटिव्स, और ये हमारा पैटर्न है। जैसा कि मैंने बताया था, कास्ट आयरन का लिया था हमने, कास्ट आयरन का पैटर्न लिया था, ब्रास का भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम का भी ले सकते हैं। तो जो थिकनेस होगी इस शेल की वो डिपेंड करेगी कांटेक्ट टाइम पे। पहला हो गया हमारा कांटेक्ट टाइम, और दूसरा हो गया कांटेक्ट टाइम में हमारा सैंड कितनी देर तक हमारे इस पैटर्न के साथ कांटेक्ट में है, और दूसरा हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ द पैटर्न, दूसरा हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ पैटर्न। इन दो चीजों पे ये शेल की जो थिकनेस है वो डिपेंड करेगी। अगर इसके बीच हम इसके लिए अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं तो हम देखते हैं कैसा ग्राफ मिलेगा हमको। एक्स एक्सिस में मैं टेम्परेचर ऑफ द पैटर्न ले लेता हूं, टेम्परेचर ऑफ पैटर्न, और वाई एक्सिस में मैं शेल वॉल की थिकनेस ले लेता हूं। यहां पे मैं ले लेता हूं शेल वॉल थिकनेस, शेल वॉल थिकनेस mm में रहेगा ये शेल वॉल थिकनेस, और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रहेगा। तो मान लीजिए यहां पे ये वाला टेम्परेचर जो है ये 150 डिग्री सेल्सियस है, और यहां पे एक टेम्परेचर ले लेते हैं, ये टेम्परेचर हमारा 250 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी बीच में 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। इसको मैं सेल वॉल थिकनेस को 2, 4, 6, 8 और 10 mm में डिवाइड कर देता हूं। अब 5 सेकेंड के लिए अगर मैंने मिक्सचर को, सैंड रेजिन एडिटिव के मिक्सचर को 5 सेकेंड के लिए अगर मैंने इस पैटर्न के कांटेक्ट में रखा है तो कर्व इस प्रकार का कुछ आएगा, ऐसा 5 सेकेंड के लिए। तो अब देख लें कि अगर 5 सेकेंड के लिए अगर मेटल हमारा 250 डिग्री सेल्सियस पे है तो लगभग 5 mm थिकनेस होनी चाहिए उसकी, 5 mm थिकनेस डेवलप हो जाएगी। अगर इसी को मैं 10 सेकेंड के लिए रख देता हूं, 10 सेकेंड के लिए, तो देख लीजिएगा 250 डिग्री सेल्सियस पे है तो कितना थिकनेस बन जाएगा इसका वॉल का, लगभग 9 mm का बन जाएगा। 20 सेकेंड के लिए रखूंगा तो और ज्यादा बन जाएगा। 20 सेकेंड के लिए मैं कांटेक्ट में रखता हूं अपने पैटर्न को मिक्सचर के साथ तो लगभग वो 10 से भी ज्यादा थिकनेस हमको प्राप्त होगा। तो ये नॉर्मल एक ग्राफ हो गया टेम्परेचर ऑफ पैटर्न और शेल वॉल थिकनेस के बीच में। अब इतना होने के बाद जब हमारा ये शेल प्रिपेयर हो गया है उसके बाद हम लोग रिमूव करेंगे इस शेल को, अब हम लोग बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग रिमूवल ऑफ शेल करते हैं, शेल को बाहर निकालते हैं, रिमूवल ऑफ शेल। अब हम अपने शेल को बाहर निकाल लेंगे। तो जब हम शेल को बाहर निकाल लेंगे, शेल को बाहर निकालने के बाद हमारा शेल कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए जो शेल है हमारा वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। अब शेल को बाहर निकालने के बाद इसकी क्यूरिंग की जाती है। क्यूरिंग में हम लोग क्या कोशिश करते हैं, क्यूरिंग में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा शेल है इसका जो भी टेम्परेचर है वो लॉस ना करे, तो इसके लिए हम लोग क्यूरिंग करते हैं। ये हमारा शेल हमको फाइनली मिल गया है। अब कोई भी हमको, अब इस शेल में अब कोई भी मोल्टेन मेटल हम पोर करके इस शेल के आकार का हम लोग कास्टिंग तैयार कर सकते हैं। अब देखते हैं जैसे डिफरेंट कास्टिंग के लिए जो सैंड, रेजिन और एडिटिव की वैल्यू क्या होती है। डिफरेंट कास्टिंग के लिए सैंड की वैल्यू, रेजिन की वैल्यू, तो चलिए देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं लो कार्बन स्टील की, लो कार्बन स्टील की बात करता हूं मैं, तो लो कार्बन स्टील के केस में जो सिलिका सैंड रहेगा, यहां ऊपर सिलिका, उसके बाद ये जिरकोन सैंड, उसके बाद रेजिन के लिए आर लिख दे रहा हूं और एडिटिव्स के लिए ए लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो अगर लो कार्बन स्टील की मैं बात करूं, अगर लो कार्बन स्टील की कास्टिंग चाहिए तो सिलिका का परसेंटेज 63 रहेगा, जिरकॉन सैंड का परसेंटेज 30 रहेगा,
इसमें हम लोग रेजिन 5% लेंगे और एडिटिव्स इसमें हम लोग 2% लेंगे। कितना हो गया? 93, 598 प्लस 200 हो गया। उसी तरह से अगर मैं ग्रे कास्ट आयरन की बात करता हूं, ग्रे कास्ट आयरन की अगर मुझे कास्टिंग प्रिपेयर करनी है तो उसमें 60% सिलिका लेंगे, 35% जिरकॉन सैंड लेंगे, 4% रेजिन लेंगे और 1% एडिटिव ले लेंगे। उसी तरह से अगर हमें कॉपर के एलॉयज के लिए अगर हमें कास्टिंग तैयार करना है, Cu एलॉयज, कॉपर के एलॉय के लिए अगर हमें कास्टिंग तैयार करनी है, कॉपर के एलॉयज के लिए अगर हमको तैयार करनी है तो इसमें सीधे हम लोग 90% सिलिका सैंड ले लेते हैं, जिरकॉन सैंड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें हम लोग 6% रेजिन ले लेते हैं और 4% एडिटिव्स ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट डिफरेंट कास्टिंग्स में मिक्सचर जो प्रिपेयर करने का जो अमाउंट है वो हम लोग देख सकते हैं। और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जैसे मीडियम और हाई कार्बन स्टील, तो वो सब हम लिटरेचर से देख करके जान सकते हैं। अब देखते हैं कि एप्लीकेशंस कहां कहां है इसकी एप्लीकेशंस शेल मोल्डिंग के एप्लीकेशंस, क्योंकि कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो वो कहां अप्लाई हो रहा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम आईसी इंजन के सिलेंडर हेड्स बनाते हैं, आईसी इंजन सिलेंडर हेड्स। उसके बाद हम लोग बीवल गियर भी बनाते हैं, गियर्स भी नॉर्मली बनाते हैं, बीवल गियर। उसके बाद इंजन के ब्लॉक्स बनाते हैं, वॉल्व की बॉडीज बनाते हैं, इंजन ब्लॉक्स। वॉल्व बॉडीज, कैमशाफ्ट, वाल्व बॉडीज। ये सारे हम लोग बनाते हैं। एडवांटेज इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि काफी क्लोज टॉलरेंस ये देता है हमको, वेरी क्लोज कंट्रोल ओवर द डायमेंशंस पे बहुत क्लोजली कंट्रोल रहता है इसका, यानी कि जो टॉलरेंस रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। टॉलरेंस का अगर हम लोग वैल्यू अगर हम लोग देखें तो प्लस माइनस 0.013 से लेकर के ये प्लस माइनस 0.13 तक जाता है ये। तो एमएम की बात करें, अगर एमएम में हम लोग लेते हैं तो इतना टॉलरेंस इसका रहता है। सरफेस फिनिश भी काफी अच्छी होती है। एडवांटेजेस में टॉलरेंस बढ़िया होता है उसका, काफी क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस होता है, सरफेस फिनिश बहुत अच्छी होती है। उसके साथ अगर हम लोग अगर और बात करें अगर इसके एडवांटेजेस की, तो परमिएबिलिटी काफी अच्छी होती है इसमें, पोरोसिटी बहुत कम होती है, पोरोसिटी काफी कम होती है। तो इस प्रकार से सेल मोल्डिंग को हम लोग देख सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होता है। तो ये एप्लीकेशंस हम लोग इसमें देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।